इस मूवी में हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहां इंसानों ने जिस रोबोट को अपनी यूज के लिए बनाया था वही रोबोट्स इंसानों पर अटैक कर देते हैं। इस लड़ाई को रोबोट्स एक तरफा जीत रहे थे क्योंकि इन्हें न भूख लग रही थी, न ही इन्हें दर्द हो रहा था और न ये थक रहे थे, जिससे इंसान लगातार हार रहे थे। लेकिन ये लड़ाई स्टार्ट होने से कुछ समय पहले हम 1990 में देखेंगे, जहां क्रिस्टोफर नाम का एक लड़का जो अपने स्कूल के सभी टीचरों को शॉक कर देता है जब वो एक क्वेश्चन को कुछ ही घंटों में पूरा कर लेता है, जिसे हल करने में आइंस्टाइन को भी 3 दिन का समय लगा था। इस बीच हम उसकी बड़ी बहन मिशेल को देखते हैं जो टेस्ट खत्म होने के बाद अपने भाई को स्कूल से लेने आई थी। दोनों बात करते हुए जा रहे थे जहां उसकी बहन उसे जल्द ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस्टोफर को कॉलेज जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल से बाहर निकलते समय एक सैनिक क्रिस्टोफर की टी शर्ट पर बने कार्टून रोबोट को देखकर उसे डांटता है और उसे याद दिलाता है कि जल्द ही रोबोट से लड़ाई शुरू होने वाला है। उस टी शर्ट पर बने रोबोट का नाम कॉस्मो है जो एक लोकप्रिय कार्टून शो का मेन कैरेक्टर है। हालांकि देश में बढ़ती एंटी रोबोट भावना के कारण इस शो को बंद कर दिया जाता है। आगे मूवी में बताया जाता है कि रोबोट का विकास पहली बार 1955 में हुआ, जिसे बड़े पैमाने पर मजदूरी के लिए किया गया, लेकिन वे अपने इस जीवन से थक जाते हैं और बगावत कर देते हैं। इन्हीं में से एक मिस्टर पीनट नाम का रोबोट, जिन्हें हम इनका लीडर भी कह सकते हैं, इन्होंने शांति पूर्वक अपने अधिकारों की मांग की, लेकिन इंसानों की कोई गतिविधि न होने के कारण इंसानों और रोबोट के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के घर में रोबोट मिलेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। इधर युद्ध में इंसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। 2 साल तक इंसान लड़ते रहते हैं लेकिन बार बार हारते हैं। इसी बीच हम एक ईधन नाम के वैज्ञानिक को देखते हैं जो न्यूरोकॉस्टर नाम की एक नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करता है। यह एक डिवाइस है जो इंसान के दिमाग को ड्रोन बॉडी से जोड़ देता है, जिससे इंसान अब रोबोट आर्मी के बराबरी पर लड़ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आने के बाद बस 2 हफ्तों में ही युद्ध खत्म हो जाता है और इंसान जीत जाते हैं। इस युद्ध में कर्नल ब्रैडबरी को इस जीत का मुख्य नायक घोषित किया जाता है। मिस्टर पीनट राष्ट्रपति क्लिंटन और ईधन से मिलकर आत्मसमर्पण की संधि पर हस्ताक्षर करते हैं और 6000 से ज्यादा रोबोटों को रेगिस्तान में स्थित एक्सक्लूजन जोन में कैद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद ईधन न्यूरोकॉस्टर का एक छोटा वर्जन जारी करता है जिसे लोग घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नया मॉडल इंसानों को अपना दिमाग 2 भागों में बांटने की सुविधा देता है, जिससे वे एक ही समय पर काम कर सकते हैं और मजे भी कर सकते हैं। जिसके बाद टाइम बीतता है और हम 1994 में देखते हैं मिशेल अपने घर पर बैठी अपने पैर में लगे जीपीएस बैंड को निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसे उसके अंकल ने लगाया था ताकि मिशेल हमेशा उनके नजर में रहे। तभी उसके अंकल टेड न्यूरोकॉस्टर का इस्तेमाल करके अंदर आ जाता है, जिससे मिशेल को जल्दी से अपने औजार को छिपाना पड़ता है। जिसके बाद मिशेल स्कूल जाती है जहां क्लास में टीचर्स सभी को न्यूरोकॉस्टर पहनने के लिए कहती हैं, लेकिन मिशेल न्यूरोकॉस्टर नहीं पहनती। वो असल दुनिया में जीना चाहती थी, लेकिन जब मिशेल मना कर देती है तो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाता है, जहां प्रिंसिपल उसे कहती है कि मुझे पता है तुमने कुछ साल पहले अपने भाई को एक्सीडेंट में खो दिया है और तुम आज तक उसे भूल नहीं पाई। ये न्यूरोकॉस्टर तुम्हारे लिए ही बना है, इससे तुम अपने भाई से मिल सकती हो। जिसे सुनकर मिशेल थोड़ा सोचती है और फिर मना कर देती है। उस रात मिशेल को एक भयानक सपना आता है, वही कार दुर्घटना जिसमें उसका भाई और पूरे परिवार खत्म हो गए थे। तभी मिशेल एक तेज चीख के साथ जाग जाती है। वह खिड़की के बाहर देखती है कि आंगन में कुछ है। डरते हुए वह एक टार्च उठाकर बाहर जाती है। अचानक उसे एक बोतल पर किसी की आंख दिखाई देती है। वह घबराकर तुरंत अपने रूम भागकर वापस आ जाती है। वह टेड को चेतावनी देने की कोशिश करती है कि घर में कोई घुस आया है, लेकिन टेड न्यूरोकॉस्टर की दुनिया में खोया हुआ था। तभी घुसपैठिया घर में घुस जाता है और मिशेल डरकर अपने बिस्तर के नीचे छिप जाती है। हालांकि घुसपैठिया एक रोबोट होता है और आसानी से बिस्तर को उठाकर मिशेल को देखता है। उसके चेहरे पर कॉस्मो की शक्ल होती है। मिशेल डरकर अपने कमरे के कोने में भागती है और कॉस्मो से बात करने की कोशिश करती है। कॉस्मो उसे इशारों में बताने की कोशिश करता है कि वह बोल नहीं सकता, इसलिए वह अपना सिर खोलता है ताकि मिशेल उसकी वॉइस सर्किट को ठीक कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास केवल कुछ रिकॉर्डिंग वर्ड्स होते हैं। फिर कॉस्मो एक तस्वीर उठाता है जिसमें मिशेल और उसका भाई क्रिस्टोफर होता है। वह बार बार इशारों में खुद को क्रिस्टोफर बताने की कोशिश करता है। मिशेल इस पर विश्वास नहीं करती और जबरदस्ती तस्वीर को उसके हाथ से खींच लेती है। इन दोनों की लड़ाई के शोर से टेड जाग जाता है और कमरे में आता है।
वह कास्मो को देखकर मिशेल पर गुस्सा करता है और उस पर चिल्लाने लगता है। दोनों के बीच बहस होती है। तभी कास्मो टेड को पकड़कर धक्का देता है। गुस्से में टेड एक गोल्फ क्लब उठाकर कास्मो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कास्मो तुरंत क्लब तोड़ देता है और टेड को दोबारा धक्का देता है। इस बार टेड को चोट लग जाती है और वह 911 पर कॉल करने भागता है। इसके बाद मिशेल और कास्मो जल्दी से टेड की कार में बैठते हैं और कास्मो आसानी से मिशेल के पैर में लगे जीपीएस को निकाल देता है, लेकिन मिशेल को अच्छे से गाड़ी चलाने नहीं आती और तभी टेड न्यूरोकोस्टर से उनका पीछा करने लगता है। लेकिन उसके पहले ही मिशेल और कास्मो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह गाड़ी बीच सड़क पर रुक जाती है क्योंकि उसके टायर पंचर हो चुके हैं। अब उनके पास कोई और रास्ता न देखकर मिशेल गुस्से में कास्मो से सवाल करने लगती है। तब कास्मो इशारों में बताता है कि क्रिस्टोफर जिंदा है, लेकिन उसकी बॉडी कहाँ है ये नहीं पता। वो वहीं से इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। जब मिशेल पूछती है कि वह उसको कैसे ढूंढ सकती है, तो कास्मो उसे इशारों में किसी चश्मे लगाने वाले डॉक्टर का जिक्र करता है। यह सुनकर मिशेल को अचानक से डॉक्टर एम्स्टर का चेहरा याद आता है, जिसने उन्हें बताया था कि क्रिस्टोफर की अस्पताल में मौत हो गई थी। जिसके बाद मिशेल जल्दी से एक नक्शा निकालती है और कास्मो एक्सक्लूजन जोन के बीच में इशारा करता है, जहाँ पर जाने की सख्त मनाही थी। एक्सक्लूजन जोन एक खतरनाक जगह है, इसलिए वे वहां घुसने की कोई तरकीब निकालने की कोशिश करते हैं। तभी मिशेल को याद आता है कि टेड के पास कई गैर कानूनी चीजें थीं। वह तुरंत गाड़ी की डिग्गी में एक बॉक्स निकालती है जिस पर टूल बॉक्स भेजने वाले का पता लिखा होता है। यह देखकर वे फैसला करते हैं कि पहले इस व्यक्ति को ढूंढना होगा। मिशेल और कास्मो ट्रेन में छिपकर आधा सफर तय करते हैं और फिर बाकी सफर पैदल चलना पड़ता है। शाम होते ही मिशेल खाने के लिए एक स्टोर पर रुकती है। जब वह बाहर आती है तो देखती है कि एक ट्रक वहां आ रहा है। वह जल्दी से कास्मो को लेकर एक गली में छुप जाती है। ट्रक का ड्राइवर एक जॉन नाम का आदमी होता है, जिसे मिशेल और कास्मो ढूंढ रहे थे। तभी एक आदमी न्यूरोकोस्टर के जरिए आता है और जॉन से एक बंदूक खरीदता है, लेकिन अचानक वह बंदूक जॉन की ओर घुमा देता है और उसे धमकाने लगता है। इसी बीच एक और रोबोट जिसका नाम हरमन होता है, वह इलेक्ट्रिक शॉक से हमला करके न्यूरोकोस्टर वाले आदमी को मार देता है, जिससे वह गिर जाता है। हरमन जॉन का रोबोट साथी होता है और दोनों साथ रहते हैं। जब दोनों व्यस्त होते हैं, मिशेल और कास्मो छिपकर ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम कर्नल ब्रैडबरी को देखते हैं, जो मिशेल और कास्मो को खोज रहा था। अगले दिन ट्रक एक्सक्लूजन जोन के पास एक पुरानी खदान पर पहुंचता है। जॉन और हरमन अपने हॉल में इकट्ठा किए गए सामान को अंदर ले जाते हैं, बिना यह जाने कि मिशेल और कास्मो एक बॉक्स में छिपे हुए हैं। जब जॉन और हरमन किसी खोई हुई तार को लेकर बहस कर रहे थे, तब मिशेल इस मौके का फायदा उठाकर छुपकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कास्मो गलती से एक गाने वाली मछली को चालू कर देता है, जिससे वो जॉन की नजर में आ जाते हैं। अब जॉन और हरमन दोनों पर बंदूक तान देते हैं। मिशेल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ एक्सक्लूजन जोन में जाने के लिए रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन जॉन उसे पागल समझता है और मना कर देता है। उसी समय एलिवेटर ऊपर जाता है और जॉन को शक होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सभी जल्दी से छुप जाते हैं और जब एलिवेटर वापस नीचे आता है तो उसमें ब्रैडबरी होता है। ब्रैडबरी सबसे कहता है कि यह जगह रोबोट डीएक्टिवेशन टास्क फोर्स के अधीन है और जॉन और मिशेल को अपने हाथ ऊपर करके बाहर आने के लिए कहता है। जॉन झूठ बोलने की कोशिश करता है और मिशेल को अपनी बहन बताता है, लेकिन ब्रैडबरी उसे तुरंत पहचान लेता है और मिशेल को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। हरमन ब्रैडबरी पर अपने इलेक्ट्रिक बीम से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडबरी पहले ही देख लेता है और जॉन को अपने सामने कर देता है। फिर ब्रैडबरी चारों तरफ गोलियां चलाने लगता है, जिससे पूरा कमरा तहस नहस हो जाता है। सभी लोग इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं। जब ब्रैडबरी रोबोट्स को कोने में फंसा देता है, तब मिशेल उसके पीछे से आकर आग बुझाने वाले सिलेंडर से हमला कर देती है, लेकिन ब्रैडबरी आसानी से सिलेंडर को छीन लेता है और उसे भी नष्ट कर देता है, जिससे पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। मिशेल ताली बजाकर सभी लाइट्स बंद कर देती है, लेकिन तभी हरमन एक बड़ी क्रेन से ब्रैडबरी को वही फंसाकर एक्सक्लूजन जोन चले जाते हैं। यह वह जगह थी जहाँ युद्ध के बाद हजारों रोबोट्स को नष्ट करके फेंक दिया गया था। हर तरफ बर्बादी फैली थी। जमीन पर टूटी फूटी मशीनें, जले हुए ढांचे और बंद पड़े रोबोट्स के ढेर दिखाई दे रहे थे। हालांकि कुछ रोबोट्स के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जान बची थी। जिसके बाद जॉन एक्सक्लूजन जोन में बने अपने गैराज में सबको लेकर जाता है, जहां पर उसकी एक वैन और एक विशालकाय सूट रखा होता है, जिसे हरमन पहनकर खुद को बड़ा बना सकता है। जॉन मिशेल से एक्सक्लूजन जोन में आने की वजह पूछता है, तो मिशेल बताती है कि वो यहाँ एक डॉक्टर को खोजने आई है, जिसने
जिसने उससे यह झूठ कहा था कि क्रिस्टोफर नहीं बचा, जिसे सुनने के बाद जॉन मिशेल की मदद के लिए किसी तरह से मान जाता है। जिसके बाद जॉन की वैन कुछ दिक्कत हो जाने के कारण जॉन की वैन चल नहीं सकती। इसके लिए हरमन उसे अपने कंधे पर रखकर सफर में आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद हरमन को रेत में कुछ हलचल महसूस होती है। वो तुरंत सतर्क हो जाता है। तभी कुछ टूटे हुए रोबोट सोल्जर उन पर अटैक कर देते हैं, जो उन्हें पकड़कर मॉल में ले जाते हैं, जहाँ सिर्फ रोबोट्स थे। उन्हीं में मिस्टर पीनट भी होते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए माफी मांगता है कि रोबोट्स ने उन्हें खतरनाक स्क्वेंजर समझा था। जब मिशेल अपनी यहाँ आने की वजह बताती है तो पीनट खुलासा करता है कि डॉक्टर एम्स्टर एक बार इस जगह आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ से भगा दिया गया। लेकिन वो यहाँ से जाने से पहले एक एड्रेस देकर गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक न एक दिन क्रिस्टोफर यहाँ जरूर आएगा। जब मिशेल डॉक्टर एम्स्टर को खोजने के लिए उनके दिए गए पते पर जाने लगती है, तब जॉन उन्हें बताता है कि रात में यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे। मिशेल भी इसके लिए मान जाती है। अब रात में मिशेल को क्रिस्टोफर की याद आ रही थी, तो वे उनका पसंदीदा कार्टून शो किस्मो लगाकर देखने लगते हैं। जल्द ही कई रोबोट्स भी वहां आकर शो देखने लगते हैं, जिसमें से पीनट भी होते हैं। अब सुबह होती है, मिशेल जाने के लिए तैयार होती है, तो पीनट बताते हैं कि डॉक्टर एम्स्टर ने जो पता दिया है वो स्क्वेंजर्स का इलाका है, जहां काफी खतरनाक रोबोट्स होते हैं, इसलिए बिना किसी प्लान के वहां जाना बेवकूफी है। फिर पीनट उन्हें एक ट्रेनिंग रोबोट से मिलवाता है, जो स्क्वेंजर्स से लड़ने में उनका साथ देने वाला था। जिसके बाद पीनट के साथ कुछ और लोग कार से निकल जाते हैं। उनके निकलते ही वहां पर ब्रैडबरी पहुंच जाता है और दूर से मॉल को देखता है। इधर हम पीनट के ग्रुप को देखते हैं, जो पूरा दिन ड्राइव करते हैं और रात होते होते एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां मिशेल को एक रोशनी दिखाई देती है, जिससे उसे लगता है कि वहां कोई रहता है। लेकिन तभी अचानक से डरावने रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं, जिससे डरकर वे सभी एक घर की तरफ भागने लगते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि दरवाजे नकली हैं और रोबोट्स तेजी से उनके पास आ रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी एक सीक्रेट डोर खुलता है, जिससे पूरा ग्रुप नीचे अंडरग्राउंड लैब में चला जाता है, जो डॉक्टर एम्स्टर का होता है। मिशेल जब डॉक्टर एम्स्टर को देखती है तो तुरंत उन्हें धक्का देती है और गुस्से में क्रिस्टोफर के बारे में पूछने लगती है। तब एम्स्टर बताता है कि क्रिस्टोफर जिंदा है, जो सिएटल के लैब में सेंट्रे के पास है, जिसने न्यूरो कोस्टर बनाया था। आगे एम्स्टर बताते हैं कि युद्ध के दौरान जब मिशेल और क्रिस्टोफर का एक्सीडेंट हुआ था, तब उसका कई तरह से इलाज किया गया, जिससे उनकी जान भी बच गई। लेकिन जब उसे एमआरआई से गुजारा गया तो पता चला कि वो एक विशेष लड़का है, जो उन्हें युद्ध जीतने में मदद करेगा। इसलिए एम्स्टर ने क्रिस्टोफर को सेंट्रे को सौंप दिया और मिशेल से झूठ बोला कि वह मर चुका है, जिसे सुनकर मिशेल को बहुत गुस्सा आता है, जो उसे एक पंच भी मारती है। मार खाने के बाद एम्स्टर अपने कंप्यूटर वाले रोबोट से एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो चलाने के लिए कहता है, जिसमें क्रिस्टोफर कोमा में होता है, जिसके ब्रेन को न्यूरो कोस्टर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा था ताकि इसे सक्रिय किया जा सके। एम्स्टर को उस समय लगता है कि दुनिया को बचाने के लिए ये जरूरी है। हमने जैसा सोचा वैसा ही हुआ, इंसान रोबोट से जीत गए। युद्ध खत्म होने के बाद एम्स्टर उन्हें डिस्कनेक्ट करना चाहता था, लेकिन ईथन ने इनकार कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वह उसे मार देगा। डर के कारण डॉक्टर भाग गया, लेकिन जाने से पहले उसने क्रिस्टोफर को बाहरी नेटवर्क से जोड़ दिया। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ब्रैडबरी आ जाता है और सीक्रेट डोर को तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तब पीनट पीछे से ब्रैडबरी पर हमला कर देता है। पीनट के हमले से संभलकर ब्रैडबरी पीनट से लड़ाई करने लगता है, जिसमें पीनट अपने छड़ी के अंदर छुपी तलवार को निकालता है, लेकिन ब्रैडबरी अब भी ज्यादा ताकतवर होता है और उसे आसानी से हरा देता है। बाकी ग्रुप चुपके से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक से कई न्यूरो कोस्टर सैनिक वहाँ आ जाते हैं और सभी को घेरकर सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग सरेंडर नहीं करते, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें डॉक्टर एम्स्टर मारे जाते हैं और वो न्यूरो कोस्टर सोल्जर किस्मो को अपने साथ ले जाते हैं। सुबह होने के बाद सभी मॉल में वापस लौटते हैं, जो अब खंडहर में बदल चुका था, जिसमें ज्यादातर रोबोट नष्ट हो चुके थे। इसी बीच कॉस्मो को सेंट्रल लैब में ले जाया जाता है, जहां हम क्रिस्टोफर के शरीर को देखते हैं। जब ईथन उसे सिस्टम से जोड़ता है तो ब्रैडबरी को एहसास होता है कि उससे झूठ बोला गया था कि कॉस्मो सिर्फ एक रोबोट है। वो लैब में ये सब देखने के बाद समझ जाता है कि इंसान अपने फायदे के लिए कितना गिर सकता है, और वो ये देख पाता है कि इंसानों में अब इंसानियत बची ही नहीं, बल्कि इन इंसानों से अच्छे तो रोबोट हैं, जिनसे वो लड़कर अनजाने में बुराई का साथ दे रहे थे। उसे यह जानकर बहुत गुस्सा आता है। इधर मॉल में जॉन मिशेल से कहता है कि हम ये लड़ाई हारे नहीं हैं, वे क्रिस्टोफर को ईथन के लैब से छुड़ाएंगे। मिशेल एम्स्टर के कंप्यूटर से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि क्रिस्टोफर की बॉडी कहाँ है? तो कंप्यूटर बोलता है मुझे पता है, लेकिन क्रिस्टोफर अब न्यूरो कोस्टर नेटवर्क
से जुड़ चुका है। अगर क्रिस्टोफर को सिस्टम से डिस्कनेक्ट करते हैं तो पूरा न्यूरोकॉस्टर नेटवर्क और सेंट्रे कंपनी बंद पड़ जाएगी। उसी समय पीनट वहां आता है और मिशेल को याद दिलाता है कि उसने शांति स्थापित करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन मिशेल उसे समझाती है कि इंसानों ने एक्सक्लूजन जोन में घुसकर कई रोबोट्स को मारा है, जिससे अब ये संधि भी टूट चुकी है। मिशेल की बातें सुनकर पीनट भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और रेगिस्तान को छोड़कर सिएटल की ओर बढ़ते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले हरमन और जॉन न्यूरोकॉस्टर सैनिकों का ध्यान भटकाएंगे। इस मौके का फायदा उठाकर मिशेल सेंट्री में घुसेगी और अपने भाई को बचाएगी, जिसके बाद सभी लोग अपने प्लान पर आगे बढ़ते हैं, जहां हरमन सेंट्री की बिल्डिंग पर गाड़ी फेंककर न्यूरोकॉस्टर सैनिकों को अपने पीछे लड़ाई के मैदान में ले आता है, जहां पीनट और बाकी सभी रोबोट्स होते हैं। इस दौरान मिशेल और एम्स्टर के कंप्यूटर को सेंट्री में घुसने का मौका मिल जाता है। इधर जॉन हरमन सैनिकों से फाइट कर रहा था, तभी एक न्यूरोकॉस्टर सोल्जर खुद को ब्लास्ट कर हरमन के सूट को गिरा देता है। जब एक सैनिक जॉन पर हमला करता है तो हरमन अपने सूट से बाहर निकलकर वो अपने दोस्त को बचाता है। चल रही लड़ाई को ब्रैडबरी कैमरों के जरिए देख रहा था। इधर इथन गुस्से में अपने ऑफिस में आता है और एक स्पेशल न्यूरोकॉस्टर पहनकर लड़ाई में शामिल हो जाता है, जिसके बाद वो बड़ी आसानी से अधिकांश रोबोट को मार देता है। दूसरी तरफ लैब में एम्स्टर का कंप्यूटर एक पागल और हिंसक रोबोट होने का नाटक करता है, जिससे वैज्ञानिक डरकर भाग जाते हैं। मिशेल जल्दी से अपने भाई के पास जाती है। तब तक कंप्यूटर कहता है कि तुम्हें अगर अपने भाई से बात करनी है तो तुम्हें न्यूरोकॉस्टर पहनना पड़ेगा। इधर ब्रैडबरी लड़ाई के मैदान में आता है और पीनट को इथन का पता बताता है। पीनट को अजीब लगता है और वो पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, तुम तो हमें मारना चाहते थे। तो ब्रैडबरी बोलता है, मैंने आज देखा कि इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत तुम रोबोट्स में है। ये बोलकर ब्रैडबरी न्यूरोकॉस्टर को डिस्कनेक्ट कर देता है और हमेशा के लिए युद्ध छोड़ देता है। फिर हम मिशेल को देखते हैं, जो हेलमेट पहनने के बाद खुद को अपने भाई के साथ बिताए गए आखिरी क्रिसमस की यादों में पाती है। वह क्रिस्टोफर से कहती है कि वह उसे बचाना चाहती है, लेकिन क्रिस्टोफर समझाता है कि अब उसे नहीं बचाया जा सकता और कहता है, अगर मुझे जोड़ दिया गया तो इस न्यूरोकॉस्टर वाली दुनिया में इंसान ज्यादा समय तक नहीं बचेगा, इसलिए वो अपनी बहन से खुद को खत्म करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ इथन हरमन से फाइट करता है, जहां वो हरमन के अंतिम सूट को भी नष्ट कर देता है। हरमन अपने सूट से बाहर निकलता है और वह तुरंत घायल हो जाता है। जॉन उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इधर पीनट को इथन मिल जाता है, जो कहता है कि वह संधि पर फिर से बात करना चाहता है। और दूसरी तरफ मिशेल अपने भाई को डिस्कनेक्ट करने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह उसे फिर से खोना नहीं चाहती। लेकिन क्रिस्टोफर के बार बार कहने पर मिशेल असल दुनिया में आती है और क्रिस्टोफर को न्यूरोकॉस्टर से डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे सभी न्यूरोकॉस्टर तुरंत बंद हो जाते हैं और सभी रोबोट्स अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। जॉन अभी भी हरमन के लिए दुखी था। तभी हरमन का सिर अचानक खुल जाता है और उसके अंदर से एक छोटा हरमन निकलता है। न्यूरोकॉस्टर बंद पड़ जाने से दुनिया में हड़कंप मच जाता है। फिर न्यूज चैनल में बताया जाता है कि कैसे इथन ने अपने फायदे के लिए एक बच्चे का उपयोग किया, जिसके बाद इथन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि लोग अब एक्सक्लूजन जोन को खत्म करने की मांग करते हैं। कुछ दिनों बाद हम रेगिस्तान में जॉन और बाकी रोबोट्स को देखते हैं, जो मिलकर मिशेल की एक वीडियो बनाने में मदद करते हैं, जिसमें वह लोगों से अपने हेलमेट को छोड़कर फिर से अपनी असली दुनिया में आने के लिए कहती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि कचरे में फेंके गए कॉस्मो का सिर अचानक हिलने लगता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हमारी दुनिया भी इसी मूवी की तरह होती जा रही है, जहाँ पर इंसान दिन भर सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में उलझा रहता है। वह ये नहीं देख रहे हैं कि मोबाइल की दुनिया मजे का लालच देकर हमारे कीमती वक्त को हमसे छीन रही है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।